Good morning students, this is Gaurav. Welcome to online classes of GCAM. So students, today we are going to start our 9th class session with chapter first and the name of the chapter is Matter in our Surrounding. Is it clear? तो बच्चों आज हम लोग 9th क्लास का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर रहेगा और जो चैप्टर का नाम है वो रहता है मैटर इन आवर सराउंडिंग कि हमारे चारों तरफ मैटर ही मैटर प्रेजेंट है, इसके बारे में हम लोगों ने स्टडी करना है। क्लियर है? तो चैप्टर का नाम देखिए बच्चों, क्या रहता है? मैटर इन आवर सराउंडिंग। क्या रहेगा? मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो बच्चों आपको चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात बोलना चाहूंगा कि मैं यहां पर आपका एक एक पॉइंट नोट करवाऊंगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाला है, मतलब कि सिंपल और सरल भाषा में आपके नोट्स प्रिपेयर करवाए जाएंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अपने नोट्स साथ के साथ बनाते रहना। इज इट क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा बच्चों क्या बोलता है, जो पूरा यूनिवर्स है, क्या है? जो पूरा यूनिवर्स है वो मैटर से मिलकर बना हुआ है। इज इट क्लियर? किससे मिलकर बना हुआ है? मैटर से। चाहे वो सॉलिड की फॉर्म में हो, चाहे वो लिक्विड की फॉर्म में हो, चाहे वो गैस की फॉर्म में हो। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर पहली लाइन पहला पॉइंट लिखेंगे आप लोग, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल। जो पूरा का पूरा यूनिवर्स है, ठीक है, वो किसी से बना, मटेरियल से बना हुआ है। चाहे आपके यूनिवर्स में कुछ भी हो, चाहे आपका अर्थ हो, चाहे और अदर कोई सोलर सिस्टम का प्लेनेट हो। क्लियर? मटेरियल जिसको हमारे साइंटिस्टों ने नाम दिया, विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड, क्या नाम रखा उसका? मैटर। क्लियर है बच्चों? विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। क्या नाम रखा बच्चों? मैटर। ये था वो मैटर जो हमारे साइंटिस्टों ने खोज निकाला था, जिसको पहले क्या जस्ट चीज वो या मटेरियल बोला जाता था। हिंदी और हरियाणवी भाषा में चीज बोल लेते ना किसी चीज को, उसी तरह से ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मटेरियल बोला जाता है। इज इट क्लियर? तो अब यही क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन निकल के आया यहां से कि सर ये मैटर क्या है, इसके बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। क्लियर है बच्चों? तो सुनिएगा ध्यान से। मैटर क्या होता है? कोई भी ऐसी वस्तु या चीज या मटेरियल जिसको आप लोग बोल रहे हो, वो अगर कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, अगर उसका कुछ ना कुछ मास है। क्या है बच्चों? कुछ ना कुछ मास है, और अगर हमारे 5 सेंस ऑर्गन उसको क्या कर लें? डिटेक्ट कर ले। इज इट क्लियर? क्या कर लें? डिटेक्ट कर लेते हैं, तो हम उसको क्या बोलने वाले हैं? मैटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? मैटर। इज इट क्लियर? सबको क्लियर है भाई लोग? क्या बोलता है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस हैज मास एंड कैन बी सेंसेस बाय आवर सेंस ऑर्गन। इज इट क्लियर? तो डेफिनेशन को लिखेंगे बच्चों। कहता है एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस हैज मास, और जिसका कुछ ना कुछ क्या हो? मास भी हो, एंड कैन बी डिटेक्ट या कैन बी सेंस बाय आवर सेंसेस। अगर हमारे सेंसेस के द्वारा उसको सेंस कर लिया जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, ये चौक मेरे हाथ में है, अगर मैं इसको कहीं पे रख देता हूं, रखने के बाद मैं क्या देखूंगा? ये वही रखा है और तो कुछ देखूंगा। क्या देखूंगा? कि इसने कुछ ना कुछ स्पेस कवर कर लिया है, और अगर मैं इसका वेट करने की कोशिश करूंगा तो कुछ ना कुछ वेट भी मुझे मिलेगा। इज इट क्लियर? और मेरे जो 5 सेंस ऑर्गन है वो भी इसको इजिली डिटेक्ट कर रहे हैं। इज इट क्लियर बच्चों? तो ये था हमारे पास मैटर। अगर मैं बात करूं चेयर की, किसकी बात करूं? चेयर की। चेयर को आप कहीं पे रख दो, उसने क्या करना है? कुछ स्पेस को कवर कर लेना है। ऐसा तो नहीं कि उड़ती घूमेगी, ऐसा तो नहीं है ना, उड़ने तो लगेगी। तो क्या बोलेंगे? चेयर क्या होगी? वो कुछ ना कुछ स्पेस को कवर करेगी, और साथ में क्या करेगी? उसका कुछ ना कुछ मास भी होगा। क्लियर है भाई लोग? अगर मैं बात करूं गुस्से की, किसकी बात करूं? गुस्से की। जो हमारा एक जस्ट इमोशन है, क्या आप उसको कहीं पे रख सकते हो? नहीं रख सकते भाई। गुस्से को कहीं रख सकते हो आप लोग? नहीं रख सकते। उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम है? नहीं है भाई।
क्लियर है ना। अगर बात करें कहते हैं कि 5 सेंस ऑर्गन के द्वारा डिटेक्ट हो रहा है, कहां हो रहा भाई, वो जस्ट हमारी फीलिंग्स है, क्या है, फीलिंग्स है, वो 5 सेंस ऑर्गन के द्वारा डिटेक्ट नहीं हो रहा, जस्ट वो हमारे माइंड में क्रिएट हो रहे इमोशंस हैं, क्या है, इमोशंस। तो ऐसी चीज को हम क्या मैटर का पार्ट नहीं मानेंगे। लव, हेट या एंगर, जो हमारा गुस्सा होता है, इन सब चीज को हम मैटर नहीं कंसिडर करेंगे। यही हमारा एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन भी रहने वाला है। इज इट क्लियर, क्लियर है। तो देखिए बच्चों, अब क्या हुआ, मैटर को अगर हम बहुत पहले की बात करें, किसकी बात करें, एंशिएंट टाइम की बात करें, वहां पर मैटर को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। कितने पार्ट्स में, 5 पार्ट्स में। तो इस लाइन को भी लिखेंगे हम, यहां पर हर लाइन को लिखते हुए चलेंगे। तो लिखेंगे इन एंशिएंट टाइम में क्या हुआ, उसको लिखते हैं थोड़ा सा, कहता है अकॉर्डिंग टू रिसर्च ऑन आवर की लिखेंगे क्योंकि सबके पास में होती है भाई लोग, ऑन रिलीजियस, अकॉर्डिंग टू रिसर्च ऑन रिलीजियस बुक्स एंड स्क्रिप्चर्स। अब जो इंडियन फिलोसफर थे, क्या भाई इंडियन तो है, इनका हमें परफेक्ट क्लियर है ना, क्या बोलते थे, इंडियन फिलोसफर stated that matter is consists of five constituent। क्या बोलते हैं कि जो हमारी पुरानी क्या बोलेंगे, जो रिलीजियस धार्मिक किताबें हैं, कंस्टिट्यूएंट, पहले इसको लिख लेते हैं। हाँ, अब समझिएगा थोड़ा सा, कहता है जो हमारी धार्मिक किताबें हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, जब इंडियन फिलोसफर ने उनके ऊपर रिसर्च करी बच्चों, क्लियर है, सर्च खोजना, रिसर्च दोबारा से रिसर्च खोजना, क्लियर है। तो क्या बोला कि जो हमारे धार्मिक किताबें हैं, धार्मिक पुस्तकें हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, जब उनके ऊपर इंडियन फिलोसफर्स ने क्या करी, खोज करी दोबारा से, तो उनको क्या पता लगा कि द मैटर इज कंसिस्ट ऑफ 5 कंस्टिट्यूएंट। इज इट क्लियर कि मैटर हमारे 5 तत्वों से मिलकर बना है। कितने तत्वों से, 5 तत्वों से मिलकर बना है। अब बात को थोड़ा समझेंगे, मैं ये सब लोगों ने उतार लिया ना ऊपर वाला, क्लियर है भाई। तो अब मैं इसको रफ कर दूं, बहुत बढ़िया। तो थोड़ा गहराई से समझेंगे, मैटर क्या बोलता है, हमारी जो धार्मिक पुस्तकें थी या धार्मिक ग्रंथ थे, वहां से क्या पता लगा कि मैटर कंसिस्ट ऑफ 5 कंस्टिट्यूएंट। वो क्या क्या थे उनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अग्नि, किसकी बात करेंगे, अग्नि, जिसको हम क्या बोलते हैं, फायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फायर। उसके बाद वायु की बात करेंगे, किसकी, वायु को क्या बोलते हैं, एयर हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एयर। बात करेंगे जल की, किसकी, जल को क्या बोलते हैं, वाटर, क्लियर। उसके बाद पृथ्वी, क्या था बच्चों, पृथ्वी को क्या बोलते हैं, अर्थ। और जो लास्ट था हमारे पास वो था आकाश। ये हमारी पुरानी पुस्तकें या ग्रंथ बोलते हैं, जिसको क्या बोला था, आकाश को बोलेंगे स्काई। तो ये वो 5 तत्व थे जिनसे मिलकर क्या बना, मैटर बना। और बोला भी जाता है बच्चों कि हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। यही वो 5 तत्व है। थोड़ा घर जाके मम्मी को बोलना है क्या, कि देखो हमारा जो शरीर है ना वो इन चीजों से मिलकर बना है, जो क्या कहलाता है, मैटर का पार्ट कहलाता है। इज इट क्लियर ना, सबको समझ आया भाई लोग, इतना क्लियर है तो बहुत बढ़िया। अब आगे क्या बोलता है, मगर हमारे जो साइंटिस्ट थे वो थोड़े अंग्रेज थोड़ा उल्टे दिमाग के होते हैं, तो वो क्या बोलते हैं कि मैटर, अब क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस, साइंटिस्ट evolved that matter is classified into 2 parts. Evolved that matter is classified
मैटर इज क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। यहां पर मैटर की क्लासिफिकेशन कितने वे से करी? टू वे से करी। दो तरह का मैटर बताया उन्होंने, मतलब मैटर को फर्दर डिवाइड किया मगर दो तरीके से, ऑन द बिहाफ ऑफ देयर फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड ऑन द बिहाफ ऑफ देयर केमिकल क्लासिफिकेशन। इज इट क्लियर? पहले क्या बोलता है कि हम बात करेंगे, मैटर को पढ़ेंगे, उसका छोटे छोटे पार्ट्स में वर्गीकरण करेंगे, उनको छोटे छोटे सब पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। किस बिहाफ पे? फिजिकल के बिहाफ पे। किसके बिहाफ पे? फिजिकल के बिहाफ पे। एंड देन फिर केमिकल क्लासिफिकेशन उसकी पढ़नी है। तो ये नीचे वाला सबने बता दिया ना, तो इसको रफ कर दूं। गुड। अब देखिएगा क्या बोलता है, बात करेंगे हम फिजिकल क्लासिफिकेशन की। इसकी बात करेंगे। फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है सबसे पहले? हाँ, तो पहले बात करेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन, और जो सेकंड है हमारे पास वो है केमिकल क्लासिफिकेशन। ये क्या हो गया? सेकंड हमारे पास केमिकल क्लासिफिकेशन। ये मैटर को हमारे साइंटिस्टों ने क्लासिफाई कर दिया। क्लियर है बच्चों? तो देखिएगा, अभी हम लोगों को जस्ट डिस्कस कर रहे हैं क्या? फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ना है। क्लियर है? थोड़ा वैसे बता दूं, फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने इसकी फिजिकल स्टेट पर मैटर को क्लासिफाई कर दिया है। जो हमारे पास तीन स्टेट हम लोगों को डिस्कस करनी है। पहली स्टेट होती है सॉलिड स्टेट, सेकंड होगी हमारे पास लिक्विड, क्लियर, और जो थर्ड रहने वाली है दैट इज गैस। क्या बोलेंगे बच्चों? गैस। अब बच्चों फोर्थ और फिफ्थ एनसीईआरटी ने मेंशन तो कर रखी है मगर दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ अवर सिलेबस। फोर्थ जो होती है दैट इज प्लाज्मा। क्या लिखेंगे बच्चों उसको? प्लाज्मा। क्लियर? और जो फिफ्थ होगी उसको लिखेंगे बोस-आइंस्टीन। तो ये थी बच्चों हमारे पास क्या? फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेस पे मैटर की 5 स्टेट्स। मगर हम आज अगर आपसे कोई पूछता है तो हम क्या बोलेंगे? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इनके बारे में क्यों नहीं बात करेंगे? क्योंकि फर्दर इनके ऊपर अभी स्टडी चल रही है, अभी ये पार्ट हमारे सिलेबस का नहीं है। इज इट क्लियर? तो ये था बच्चों। अब बात करेंगे थोड़ा सा फिजिकल नेचर के बारे में। किसके बारे में? फिजिकल नेचर ऑफ मैटर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर बच्चों? अब क्या बोलता है, क्या बोलता है बच्चों कि चाहे कोई भी मैटर हो, ऑल मैटर कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल। क्या बोलता है कि चाहे आपका कोई भी मैटर हो, चाहे चेयर हो, चाहे आपका एक चौक हो, चाहे डस्टर हो, चाहे आपका बोर्ड हो, या फिर बॉल हो, बैट हो, कुछ भी हो, जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। तो पहला पॉइंट लिखेंगे। देखिए टॉपिक क्या है अब हमारे पास? फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। इसके अंदर जो पहला पॉइंट क्या है वो लिखेंगे, ऑल मैटर, चाहे आपका कोई भी मैटर हो। अब ये मत बोलना कि जहां हम खड़े हो जाते हैं वहां मैटर बड़े होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये दूसरा मैटर है भाई लोग। ऑल मैटर कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल, ऐसे ही है भाई, नहीं है ना? ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल। जो मैटर होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। अभी मैं नहीं बताऊंगा वो पार्टिकल क्या होते हैं। क्लियर है? तो उसके बाद सेकंड पॉइंट में लिख लेते हैं साथ में, कहते हैं ऑल मैटर कैन बी ब्रोकन अप इन ए सिमिलर वे या सिमिलर मैनर टू गेट वेरी स्मॉल पार्टिकल। अगर आप किन्हीं दो डिफरेंट मैटर को ब्रेक करते जाते हो, लास्ट में आपको एक छोटा सा पार्टिकल मिलेगा। क्या मिलेगा? छोटा सा पार्टिकल मिलेगा, और वो पार्टिकल क्या होगा? सेम होगा। क्लियर है? तो लिखेंगे ऑल मैटर, जब ऑल मैटर को, कोई भी मैटर हो, कैन बी ब्रोकन अप, हम किसी भी मैटर को तोड़ सकते हैं कब तक? जब तक वो हमें छोटा सा पार्टिकल नहीं मिलता। कैन बी ब्रोकन अप इन ए सिमिलर मैनर, इन ए सिमिलर मैनर टू गेट वेरी स्मॉल पार्टिकल, टू गेट वेरी स्मॉल पार्टिकल। तो हमें लास्ट में क्या मिलेगा? वो छोटा सा पार्टिकल मिलेगा। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि मैटर। इज इट क्लियर? तो बच्चों यहां से रिजल्ट क्या निकल के, रिजल्ट के लिए भी एक लाइन लिख देते हैं। कहता है हेंस वी कंक्लूड दैट ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल। क्लियर है बच्चों? तो हम लोग यहां से लिखेंगे हेंस
वी कैन कंक्लूड दैट, हम यहां से रिजल्ट निकाल सकते हैं, वी कैन कंक्लूड दैट ऑल मैटर is made up of very small particle, all matter is made up of very small particle. क्लियर बच्चों? और अब लिखेंगे उस छोटे से पार्टिकल को क्या नाम देंगे हम? स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम. क्या बोले बच्चों? उस छोटे से पार्टिकल को हम बोलेंगे एटम. एटम के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे. अभी इतना याद रखो कि जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है दैट इज एटम. इज इट क्लियर? और आप लोग उसको कई जगह पर छोटा पार्टिकल आपको मॉलिक्यूल भी मिलेगा. क्या मिलेगा? मॉलिक्यूल. इज इट क्लियर बच्चों? ये था हमारे पास फिजिकल नेचर ऑफ मैटर. क्या था? फिजिकल नेचर ऑफ मैटर. अब हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. ये तो खाली किसके बारे में था? नेचर के बारे में. किसके बारे में पढ़ना? फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में. तो ये सबने उतार लिया ना? इसको क्लीन कर दूं अब? बहुत बढ़िया. तो अब देखिएगा फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे किसकी? मैटर की. का नाम क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. इज इट क्लियर? तो यहां पर भी हम पॉइंट्स में लिखेंगे हर बात को. कहता अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि ऑल मैटर कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल. अब जो स्मॉल पार्टिकल होते हैं बच्चों, इनकी कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. क्या होती हैं? कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. इस बात को भी लिखेंगे. कहता है ऑल मैटर कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल and have some common characteristics. इतना समझ आया बच्चों? सबको आया ना? कहता उनकी कुछ जो प्रॉपर्टी होंगी वो सिमिलर होंगी. अब वो जो सिमिलर प्रॉपर्टी हैं वो सभी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो एक थ्योरी में मेंशन कर दी. किसने मेंशन कर दी? थ्योरी में मेंशन कर दी. और थ्योरी का नाम रख दिया क्या? काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर. इज इट क्लियर? क्या रख दिया? तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर है उसने ही हमें बताया था कि मैटर क्या 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 होता है और वो कैसे दौड़ेगा, कैसे भागेगा, कैसे उठेगा. ये सब हमें किसने बताया? काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर ने बताया. तो लिखेंगे यहां पर. कहता है the property of matter, these common characteristic या फिर these common are laid down in a theory. कहते हैं जो ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक थी ये एक थ्योरी में लिखी गई और उस थ्योरी का नाम लिखा गया कोल्ड काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर. तो ये आप लोग के पास सेकंड क्वेश्चन भी बन सकता है बच्चों. बताइए व्हाट इज द काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर. ये 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर का सेकंड क्वेश्चन यहां से बन जाता है कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर के बारे में डिस्कस कीजिए. इज इट क्लियर? तो अब हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर के बारे में. क्लियर है बच्चों? ये दोनों पॉइंट्स हमने उतार लिए ना? तो इसको मैं रफ कर दूं. तो बच्चों बात करेंगे किसके बारे में? काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर के बारे में बात करेंगे. तो क्या है हमारे पास? काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर. काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर. अब यहां पर फर्स्ट पॉइंट वही बोलेंगे दोबारा से. क्यों? क्योंकि ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर ने ही बोला था क्या कि ऑल मैटर कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल. क्लियर है बच्चों? ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल. सब ये लाइन सबको क्लियर है ना?
बताइएगा, सबको क्लियर है भाई ये लाइन? क्या बोलते हैं इसके बारे में, दोबारा से रिपीट कर देता हूं कि चाहे कोई भी मटेरियल अगर मैं चौक के टुकड़े करूं तो मुझे लास्ट में एक छोटा सा पार्टिकल मिलेगा, तो मैं उसके बिहाफ पे बोल सकता हूं कि उन्हीं छोटे पार्टिकल को मैं अगर दोबारा से जोड़ने की कोशिश करूं तो दोबारा से मैं एक चौक को बना सकता हूं। क्या किसको बना सकता हूं? चौक को मैं बना सकता हूं। बोले तो कि जो ये चौक है ये छोटे छोटे नंबर ऑफ पार्टिकल्स का एक जोड़ने के बाद रिजल्ट है। क्या बोला मैंने कि जब उन नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है जब उनको मैंने जोड़ा तो उनका रिजल्ट क्या आया? चौक आया। क्या आया? मैथ का पेपर है, क्लियर है? मैथ के पेपर नहीं है कि आपका रिजल्ट आएगा। हाँ बोल सकते हैं जो 100 मार्क्स होते हैं ना वो क्या इंडिविजुअली क्वेश्चन का सम है, वो छोटे छोटे क्वेश्चंस उनका जो मार्क्स है उनका जो आपका रिजल्ट आता है, जैसे 100 किसी के 69 आ गए 70 आ गए, वो क्या है? वो भी तो नंबर्स का सम है। उसी तरह हम क्या बोल सकते हैं कि जो पार्टिकल होते हैं छोटे छोटे जब उनको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? हम लोग कुछ बड़ी चीज मिलेगी, उस बड़ी चीज को हम क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? मैटर। तो क्या बोलता है? ऑल मैटर कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल। तो सेकंड पॉइंट लिखेंगे अब इसके बारे में, कहता है पार्टिकल ऑफ मैटर, जो पार्टिकल्स होते हैं बच्चों मैटर के, हैव स्पेस बिटवीन देम, हैव स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है। क्या होता है? स्पेस होता है। इज इट क्लियर? तो इस लाइन को थोड़ा समझते हैं। कहता है पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अभी मैंने क्या बोला था कि जो छोटे छोटे पार्टिकल जो मैटर होता है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना उसको क्या बोलते हैं? एटम। क्या बोलते हैं बच्चों? एक्चुअल में जो एटम होता है बच्चों को कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। क्या होता है? स्फेरिकल इन शेप होता है। क्यों होता है उसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अब जब दो या दो से ज्यादा पार्टिकल आपस में मिलने की कोशिश करेंगे, क्या करेंगे? जब ये छोटे छोटे पार्टिकल्स जिनको एटम नाम दिया मिलेंगे, जुड़ेंगे, मैटर बनाएंगे, तो उनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस रह जाता है। ये देखिएगा ये स्पेस रहेगा इनके बीच में। क्लियर है बच्चों? ये मैंने सॉलिड के बना दिए। अब कहता है जितना ज्यादा स्पेस होगा उतना उनका नाम या उनकी प्रॉपर्टी भी चेंज होती जाएगी। सबसे कम स्पेस होता है सॉलिड के अंदर। किसके अंदर? जो सॉलिड नाम का मैटर होता है उसके बीच में सबसे कम स्पेस होता है। मैं बात करूं लिक्विड की, तो लिक्विड में यही मैटर जो मैटर के पार्टिकल होंगे वो क्या हो जाएंगे? थोड़ा दूर दूर हो जाएंगे। अब इनके बीच में जो स्पेस है वो क्या आपको नजर आ रहा है? वो थोड़ा ज्यादा हो गया। और गैस की अगर बात करें, गैस के अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वो तो काफी ज्यादा दूर दूर होंगे। तो हम बोल सकते हैं कि पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अगर सॉलिड मैटर है तो स्पेस कम होगा, लिक्विड मैटर है तो स्पेस ज्यादा होगा, अगर गैसियस मैटर है तो स्पेस और ज्यादा होगा। इज इट क्लियर बच्चों? अब देखिए थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, तो लिखेंगे थर्ड पॉइंट के बारे में। कहता है दीज पार्टिकल आर, लिखेंगे थर्ड पॉइंट इसका, पार्टिकल आर कंटिन्यूसली मूविंग। कंटिन्यूसली जो पार्टिकल होते हैं बच्चों कंटिन्यूसली क्या करते रहते हैं? मूव करते रहते हैं। पार्टिकल आर कंटिन्यूसली मूविंग। इज इट क्लियर? तो क्यों? क्योंकि मैटर का जो पार्टिकल एटम होता है ना काफी छोटा होता है। जो छोटा सा पार्टिकल है वो काफी छोटा होता है। अब मैं चौक को कहीं रख दूं ये तो मूव नहीं करेगा भाई जब तक इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएगी। मगर इसका जो पार्टिकल होगा वो बहुत ज्यादा छोटा होगा जिसका मास नेग्लिजिबल होगा। कहीं से थोड़ी सी हवा चल जाती है या ना भी चले, अगर आपने उसको यहाँ रख दिया वो यहाँ से वहां वहां से इधर क्या करता रहेगा? जब करता रहेगा, घूमता रहेगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो पार्टिकल होते हैं वो कंटिन्यूसली मूविंग होते हैं। क्लियर? तो एक और बात इसी पॉइंट के बेस पे लिखेंगे। कहता है काइनेटिक एनर्जी, आप लोगों ने 8th क्लास में सबने पढ़ी है ना काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? सिंपल लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जो किसी भी बॉडी ऑब्जेक्ट को या मैटर को मूव करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करवाती है। वो एनर्जी जिसके कारण कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करे? मूव करे, उसको क्या बोलेंगे? काइनेटिक एनर्जी। तो लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इंक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। देख सकते हैं भाई कि जैसे हम उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करवाएंगे वो और ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और पार्टिकल क्या होगा? वो तभी और ज्यादा मूव करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीज विद इंक्रीज टेम्परेचर, इंक्रीजिंग टेम्परेचर।
अब थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं इसको। क्लियर है बच्चों? आप लोगों ने कोई सॉलिड का मैटर लिया, टेम्परेचर, जैसे मैंने सॉलिड लिया, इसको एनर्जी प्रोवाइड करवाई, इसको मैंने एनर्जी प्रोवाइड करवाई, तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया? लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। किसमें कन्वर्ट हो गया? लिक्विड में। अब लिक्विड को और एनर्जी दे दी तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये थी बच्चों हमारे पास क्या? काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। क्या बोलेंगे इसको? काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। क्लियर? अब एक और पॉइंट हम लोग इसके अंदर लिखेंगे, वो पॉइंट क्या बोलता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्या बोलता है? पार्टिकल। अब देखिए जो फिफ्थ पॉइंट होगा वो होगा, कहता है पार्टिकल ऑफ मैटर, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर। जो दो या दो से ज्यादा पार्टिकल होते हैं वो आपस में क्या करते हैं? अट्रैक्ट कर लेते हैं। जब वो पास पास आते हैं तो क्या करेंगे बच्चों? अट्रैक्ट करेंगे। क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। इतना याद रखना कि जो पार्टिकल होते हैं वो मैटर के अट्रैक्ट करेंगे ईच अदर। क्लियर है ना? ये हमारे पास बहुत सारे लॉ है, जैसे कोलम्बिक फोर्स हो गया, कोलम्बिक लॉ हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ लॉ हो गया, ग्रेविटेशन लॉ हो गया। उन सब के आधार पे हम लोग ये डिस्कस करेंगे। ग्रेविटेशन लॉ तो आप लोगों ने 8th क्लास में डिस्कस किया होगा ना। क्लियर है? तो क्या बोलता है? पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब 6th पॉइंट लिखिए, कहते हैं पार्टिकल ऑफ अदर मैटर, कहता है पार्टिकल ऑफ अदर मैटर कैन फिक्स into the space of matter, can fix into the space without increasing its volume, without increasing its volume, increasing its volume। तो ये बताओ बच्चों, ये पॉइंट सबको क्लियर है? हाँ क्लियर है। मैंने कुछ बताया इस पॉइंट के बारे में, कहां से क्लियर हो गया? तो देखिएगा लास्ट पॉइंट को समझते हैं। अभी मैंने क्या बताया था कि जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस रह जाता है। क्या रह जाता है? स्पेस। अब कहता है कि कुछ मैटर ऐसे होते हैं जिनके पार्टिकल थोड़े बहुत छोटे होते हैं और वो दूसरे मैटर के पार्टिकल हैं जिनके बीच में स्पेस रह जाता है, वहां पर फिक्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बच्चों? फिक्स हो जाते हैं। रिपीट इट। कहता है कुछ मैटर ऐसे होते हैं जिनके पार्टिकल बड़े हैं, जब उनके एटम आपस में मिलेंगे, उनके पार्टिकल आपस में मिलेंगे तो बीच में क्या रह जाएगा? स्पेस। इस स्पेस के अंदर जो छोटे पार्टिकल है वो क्या हो जाएंगे? फिक्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? फिक्स हो जाएंगे। और इसकी वॉल्यूम के ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि पहले यहां पर एयर थी। क्या थी बीच में? एयर थी। क्लियर? तो बोल सकते हैं एयर के पार्टिकल भी हो सकते हैं। क्या बोलेंगे? एयर के पार्टिकल भी हो सकते हैं ना। तो बात खत्म होगी। यहां पर एयर के पार्टिकल आकर अपनी जगह बना देंगे। अगर एयर के भी नहीं आएंगे तो किसी और चीज के मैटर, किसी और मैटर के पार्टिकल आ जाएंगे, मगर इसकी वॉल्यूम को वो इंक्रीज नहीं करेंगे बच्चों। क्या नहीं करेंगे? इंक्रीज नहीं करेंगे। तो ये थी बच्चों हमारे पास ऑल अबाउट द काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। इसको अच्छे से कॉपी में उतार लो, लिख लो, याद कर लो, जो भी करना करो, क्योंकि ये एग्जाम में आती है। क्लियर है ना? तो अब हम पढ़ेंगे कि जो पार्टिकल होता है वो, अभी हम लोगों ने पढ़ लिखा कि वो उनका कंटिन्यूसली मूव करते हैं। अब उनके मोशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ना है। ये सबने उतार लिया? इसको रफ कर दो ना, बहुत बढ़िया। बच्चों अभी हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया था कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव कर देते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोशन लिखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल मोशन क्लियर है ना? तो पार्टिकल के पास, हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल मोशन, पार्टिकल है 3 टाइप ऑफ मोशन। लिखेंगे क्या? पार्टिकल हमारे पास जो होते हैं उनके पास हैव 3 टाइप ऑफ मोशन होता है। 3 तरह का वो मोशन शो करते हैं। क्लियर है? 3 टाइप ऑफ मोशन। तो पहला जो मोशन होगा दैट इज, वो होता है ट्रांसलेटरी मोशन। क्या होगा? ट्रांसलेटरी मोशन।
उसके बाद सेकंड होता है रोटेटरी मोशन, और जो थर्ड होने वाला है हमारे पास वो रहेगा वाइब्रेशनल मोशन। क्या बोलेंगे बच्चों? वाइब्रेशनल मोशन होगा जो हमारे पास थर्ड मोशन होगा। इज इट क्लियर? तो लिखेंगे सबसे पहले ट्रांसलेटरी मोशन के बारे में लिखिए बच्चों। सबसे पहले क्या बोलता है? व्हेन पार्टिकल मूव इन ए स्ट्रेट लाइन, जब कोई पार्टिकल स्ट्रेट पाथ ट्रेवल करता है और एकदम से कोई चेंज आ जाए, क्या आ जाए? चेंज आ जाए। कब? या तो वो किसी दूसरे पार्टिकल से स्ट्राइक करेगा या टकराएगा, या फिर जो जिस कंटेनर में कैद है उसके पार्टिकल से स्ट्राइक करे और उसकी एनर्जी में कोई लॉस ना हो। क्लियर है? ऐसे मोशन को हम बोलेंगे ट्रांसलेटरी मोशन। क्या बोलते हैं? व्हेन पार्टिकल मूव इन ए स्ट्रेट लाइन एंड चेंजिंग डायरेक्शन, suddenly changing direction without loss of energy, when it strike with other particle or wall of the container, इतनी बात सबको समझ आई? तो क्या बोला हम लोगों ने? कहता है कि जो क्या बोलेंगे, जो ट्रांसलेटरी मोशन होगा किसी पार्टिकल का, वो क्या होता है? जब कोई पार्टिकल मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में और एकदम से चेंज कर दे क्या? डायरेक्शन, विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी, एकदम से उसकी डायरेक्शन क्या हो जाए? चेंज हो जाए। कब? जब वो किसी से स्ट्राइक करेगा, टकराएगा। वो किससे टकरा सकता है? या तो अपने किसी दूसरे पार्टिकल से टकरा सकता है, या फिर बच्चों हम बोलेंगे जिस कंटेनर में हम लोगों ने रखा है उसके वॉल से वो बार बार स्ट्राइक करेगा। तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। क्या बोलेंगे बच्चों? ट्रांसलेटरी मोशन। अब देखिए बच्चों, जो सबसे ज्यादा होता है वो गैस के अंदर होता है। क्लियर है? क्या बोलेंगे? गैस के अंदर ट्रांसलेटरी मोशन सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद सबसे थोड़ा सा कम होता है, वो होता है लिक्विड के अंदर। किसके अंदर? लिक्विड के अंदर थोड़ा कम शो करेगा, और जो सबसे कम होगा वो शो करता है सॉलिड। क्या होगा? सॉलिड। क्योंकि जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है सबसे ज्यादा गैसियस पार्टिकल की होती है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है लिक्विड की वो थोड़ा कम होती है, और सॉलिड के पास तो बहुत कम काइनेटिक एनर्जी होती है। इतना क्लियर? उसके बाद सेकंड मोशन आता है हमारे पास रोटेटरी मोशन। क्या बोलेंगे? रोटेटरी मोशन के बारे में लिखेंगे। कहता है व्हेन ए पार्टिकल मूव इन इट्स ओन एक्सिस, जब कोई पार्टिकल अपनी ही एक्सिस पर मूव करे अबाउट देयर मीन पोजीशन। तो क्या लिखेंगे? व्हेन अ पार्टिकल मूव अबाउट देयर ओन एक्सिस। तो रोटेटरी मोशन का लिखेंगे बच्चों, व्हेन a particle move about their own axis, तो कैसे? जैसे मैं यहां पे खड़ा हूं, अगर मैं अपनी एक्सिस पर ही घूम रहा हूं ऐसे। क्लियर है बच्चों? तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलेंगे? रोटेटरी मोशन बोलेंगे। ये चौक है, अगर देखिए इसे समझ नहीं आएगा, ये मेरे पास जस्ट छोड़ो, मैंने बुक ली, ठीक है, ये बुक है मेरे पास, इसको मैंने ऐसे किया। अगर ये बुक ऐसे घूम रही है जैसे मैं घूम रहा हूं, ठीक है, अपनी ही पोजीशन पे, ये अगर ऐसे घूम रही है तो मैं क्या बोलूंगा? क्या बोलूंगा बच्चों? कि ये कौन सा मोशन शो कर रही है? ये शो कर रही है रोटेटरी मोशन। क्या बोलूंगा ऐसे मोशन के बच्चों लोग? रोटेटरी मोशन। क्लियर? व्हेन अ पार्टिकल मूव अबाउट देयर ओन एक्सिस द मोशन इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। क्लियर? द मोशन is known as rotatory motion। बताइएगा सबके ये पॉइंट सबको क्लियर है ना? इंडिविजुअली बच्चा बताएगा मेरे को कि पॉइंट क्लियर है। बहुत बढ़िया। अब देखिए सबसे ज्यादा जो रोटेटरी मोशन होता है वो किसके अंदर मिलेगा? दोबारा से गैस के अंदर, उसके बाद होगा ये लिक्विड के अंदर, और जो सबसे कम होगा वो किसके अंदर होगा?
ये होगा सॉलिड के अंदर। तो ये छोटी छोटी डेफिनेशन बच्चों आप लोगों के पास एग्जाम में डायरेक्ट आती हैं, इनको थोड़ा सा अच्छे से स्टडी कीजिएगा। इज इट क्लियर? उसके बाद आता है वाइब्रेशनल मोशन। क्या आता है? वाइब्रेशनल मोशन के बारे में लिखेंगे। ये हमारा सबसे ज्यादा सॉलिड के अंदर होता है। किसके अंदर? सॉलिड के अंदर होता है। उसके बाद लिक्विड और सबसे कम होता है गैस के अंदर। तो लिखेंगे व्हेन अ पार्टिकल have a to and fro motion about their mean position, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। पहले डेफिनेशन लिखिएगा, अबाउट देयर मीन पोजीशन। अब इसको क्लियर करते हैं। पोजीशन देखिए बच्चों, मैं यहां खड़ा हूं, क्लियर है? जितना मैं इधर गया, अगर मैं, ये मेरी मीन पोजीशन होगी। ये देखिए, ये क्या है? मेरी मीन पोजीशन है। मैं बिल्कुल एग्जैक्ट यहां खड़ा हूं, क्लियर है? आप लोग क्या कीजिएगा, एक धागा लीजिएगा, धागे के साथ कोई भी मेटेलिक बॉल बांध दीजिएगा। कोई भी घर में नॉर्मल बॉल है, जितना आप उसको उधर लेके जाओगे वो अपने आप ही क्या करेगी? उधर चली जाएगी। मतलब एक बार पास आएगी और एक बार क्या होगी? वो दूर जाएगी अपनी मीन पोजीशन मतलब जहां पर वो कांस्टेंट। अगर मैं अपनी मीन पोजीशन की बात करूं, मीन पोजीशन ये है, बिल्कुल ट्राइबल स्टैंड के सामने। सबको समझ आया ना? अगर मेरे ऊपर फोर्स लगाई जाए, यहां तक आया मैं फोर्स लगने के बाद, तो ऑटोमेटिकली मैं क्या करूंगा? यहां तक जाऊंगा। अब भाई मैं थोड़ा जाऊंगा, ठीक है? लेट अस पोज कर रहे हैं। अगर मैं ऐसा मोशन को ट्रेवल करता हूं, क्या करूं? अगर मैं ऐसा मोशन ट्रेवल करूं जिससे टू एंड फ्रो की कंडीशन अप्लाई हो, कि मैं अपनी मेन पोजीशन के एक बार पास आऊं और एक बार दूर जाऊं, तो ऐसे मोशन को हम बोलेंगे कौन सा मोशन? वो उसको बोलते हैं वाइब्रेशनल मोशन। क्या बोलेंगे बच्चों? वाइब्रेशनल मोशन। और ये सबसे ज्यादा किसके अंदर होगा? सॉलिड के अंदर होगा। क्यों? किसके अंदर? सॉलिड के अंदर ही सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। इज इट क्लियर बच्चों? तो आज के लिए इतना ही काफी, ठीक है बच्चों? तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम रेस्ट ऑफ द चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। इज इट क्लियर? तो बच्चों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इस लेक्चर को उन बच्चों तक जरूर पहुंचाना जो इस लॉकडाउन में नहीं पढ़ पा रहे हैं। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।